अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप लाहौरी हैं और लाहौरी होने के नाते आप मियां साहब की सियासत को कैसे देखते हैं? भाई मैं सियासतदान तो नहीं हूँ, लाहौरी ज़रूर हूँ। और जो सियासत देखता रहा हूँ, जिसमें मैं ग्रो हुआ हूँ, आज आई एम 66 ईयर्स ओल्ड। तो पहली दफ़ा जब सियासत की कुछ समझ बूझ आने लगी तो वो जब हम कॉलेज गए 1967 गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, तो अयूब खान के ख़िलाफ़ मूवमेंट शुरू हुई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो मूवमेंट स्टार्ट की थी, और आपको शायद इल्म होगा कि उसमें स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा अमल दखल था। ख़ास तौर पर लाहौर के जो कैंपसेस थे और कॉलेजेस थे, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की मोबिलाइजेशन और मूवमेंट शुरू हुई थी, उससे पूरे मुल्क के अंदर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा था। तो उस ज़माने में तो हमारी एक थोड़ी सी तरबियत भी हुई पॉलिटिक्स में, लेकिन पहली तरबियत क्या थी? लूट मार का सामान था। माल रोड से शराब की दुकान से बीरें चुरा रहे थे बच्चे, और नारे भी लग रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे। और बहुत सारे जो पकड़े गए, वो सिविल लाइन थाने के अंदर एक पार्टी टाइम था, हर बच्चे के घर से खाना भी आ रहा था। मतलब कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं थी, बट द चार्जेस वर गुड इनफ फॉर अस टू बी लॉक्ड अप फॉर सम टाइम। तो एक मैं समझता हूँ कि उस टाइम पीरियड से निकलने के बाद हमारी पॉलिटिक्स ने बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का रुख अख्तियार किया। उसमें आई डोंट नो, बिकॉज आई नेवर एंजॉयड पॉलिटिक्स। मैं उस्मान उसमें एक ज़िमनी सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा जहाँ पे आप हैं। आपके क्लास फेलोज हैं शरीफैन, तो क्या ये उस पॉलिटिक्स में ये भी शरीक थे आपके साथ? उस पार्टी टाइम में ये शरीक थे? जी बिल्कुल। शहबाज शरीफ वाज इमोशनली इन्वॉल्व्ड एज फार एज आई नो, बिकॉज आई सॉ हिम ऑन द रोड्स एट दैट टाइम। एंड मेरे एक और दोस्त हैं मजीद शेख, जो जर्नलिस्ट हैं। एक ज़माने में हमको सबको डंडे पड़े थे और बगदड़ के अंदर पुलिस से। देखो उस टाइम पे कौन नहीं इन्वॉल्व था, मतलब जो भी स्टूडेंट था उस टाइम पे, डॉक्ट्रिन जो भी थी, फिलॉसफी जो भी थी, एकदम से एक शख्स के खिलाफ हो गए थे लोग, अयूब खान अचानक। क्या था जी, अयूब खान साहब ने क्या किया है, मेरी समझ से बाहर थी उस वक़्त कि उन्होंने क्या किया है। मुल्क ठीक ठाक चल रहा था, ठीक है, फौजी हुक्मरान थे। हमारी ये भी अवेयरनेस नहीं थी उस वक़्त, एजुकेशन नहीं थी हमारी गुड इनफ टू अंडरस्टैंड कि आर्मी और ये जो ब्यूरोक्रेसी है और उसके बाद पॉलिटिशियन जो है, इनकी आपस के अंदर किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इस जस्ट जिसको हम कहते हैं म्यूज़िकल चेयर चल रही है, जो अब समझ में आता है। उस टाइम पे तो कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आई। खैर, आप कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि शरीफ फैमिली की जो पॉलिटिक्स है वो क्या है। वेल, if we are dependent on politics only, I have no idea about corruption and charges and these things. ये कोर्ट का किस्सा है, करप्शन किसने की है किसने नहीं की है, I am not a judge to that. I have no idea. ना मेरी एक्सपर्टीज़ है उसके अंदर। इसकी एक्सपर्टीज़ जजों के पास है, कोर्ट्स में है, केसेस आर देयर, पीपल आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन इवेंचुअली कि कौन कहाँ पे खड़ा है, जहाँ तक कि शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, ही इज़ अ डूअर, और शहबाज ने मैं समझता हूँ पंजाब में बहुत काम किया है। आई विश दैट शहबाज बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माई कंट्री, बिकॉज ही इज़ अ डूअर एंड उसका एक अपना काम करने का तरीका है, और वो हर वक्त जो है वो काम में रहता है। ये मेरी एक पर्सनल भी ऑब्जर्वेशन है शहबाज शरीफ साहब के बारे में। मैं कई दफ़ा उनकी वेरियस कमेटीज़ के अंदर शामिल होता रहा हूँ। सुबह 6 बजे भी हम डेंगी के लिए जो उन्होंने शुरू किया था एक ज़माने में कि डेंगी किस तरह ख़त्म करनी है, और मैं समझता हूँ कि जितनी तेज़ी से डेंगी उस ज़माने में लाहौर के अंदर ख़त्म हुई थी या कम से कम हो गई थी, वो ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर शहबाज शरीफ एंड हिज गो फॉर इट कि इसको ख़त्म करना है। सुबह 6 बजे मीटिंग बुलाते, यू सी, एंड ब्यूरोक्रेसी वाज लाइक दिस एंड स्टिल इज। आई मीन दैट्स ही इज़ अ डूअर। सो वी नीड पीपल इन दिस कंट्री हु कैन बिल्ड दिस कंट्री and who can work
एंड आई डू नॉट नो, हो सकता है शहबाज के अलावा भी बेइंतहा लोग इस मुल्क के अंदर इम्पोर्टेंट ऐसे बैठे हों जो कि बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो भी मंजर आम पे नहीं आए। मैं तो अब बात कर रहा हूँ जो हमारे सामने है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया ये दानिश स्कूल्स के ऊपर, उसमें भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ शहबाज का कि जी दानिश स्कूल मतलब ये क्या, इतने इतने पैसे के आपने एक एक स्कूल बना दिया, एक एक स्कूल के एवज में 100 स्कूल बनता। तो हमने तमाशा उन 100 स्कूलों का भी देखा हुआ, गोस्ट स्कूल्स किस तरह चलते हैं। आज दानिश स्कूल कम से कम इज़ इम्पार्टिंग एजुकेशन टू, चलो एक स्मॉलर ग्रुप, बट दैट विल मेक अ डिफरेंस बिकॉज उसका एजुकेशन सिस्टम जो है वो इज़ एज गुड एज एनी अदर गुड पब्लिक स्कूल इन द कंट्री। बाकी बात रह जाती है कि जी इनकी पॉलिटिक्स कैसी है, आई हैव नो आइडिया। आई स्टिल हैव, आई पर्सनली हैव लॉट ऑफ होप विद शहबाज शरीफ। मेरा पूछने का मकसद ये था कि मैं खुद लाहौरी हूँ, लाहौर की पैदाइश है मेरी। तो जो आप अयूब खान का जिक्र कर रहे थे, अयूब दौर के वो जो उस वक्त जो पीपल्स पार्टी की जो जिस तरह की स्ट्रगल होती थी, बदर साहब वगैरह थे, तो उस तरह का कल्चर तो कभी आपने इन लोगों में नहीं देखा होगा। देखिए वो कल्चर अब हो भी नहीं सकता क्योंकि कल्चर्स बहुत चेंज, जिस तरह मैंने आपसे कहा बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं उस ज़माने से लेकर अब तक। वो कल्चर था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अवाम को दिया, अवाम को अवेयर किया कि भी आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहली दफ़ा किसी लीडर ने आके अवाम की बात की थी, यू नो, दैट वाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो। वेदर उन्होंने अवाम के लिए कुछ किया या नहीं किया, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन ऑल टुगेदर, बट एट लीस्ट द मैन मेड अवाम, एन ऑर्डिनरी मैन, अवेयर ऑफ हिज इम्पोर्टेंस एज बीइंग अ पाकिस्तानी। यस, यू सी। अब कि डेमोक्रेटिक कितने थे, नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से ज़्यादा बड़ा डिक्टेटर कोई नहीं है। ही वॉज टोटल डिक्टेटर इन हिज पार्टी एट दैट टाइम। नोबडी हैड द गट्स टू चैलेंज हिम, नोबडी हैड द गट्स टू स्टैंड अगेंस्ट अप फ्रंट हिम, बिकॉज एक तो ये बात थी कि उनके जितना इंटेलिजेंट कोई आदमी था नहीं पार्टी में। अगर कुछ लोग जो इंटेलिजेंट थे उनके साथ उन्होंने क्या किया वो भी मिसालें हम सब के सामने, जिसको करने की उनके पास कोई ज़रूरत नहीं थी, बट दैट इज़ समथिंग दैट ही डिड एज अ रूलर, नॉट एज अ लीडर। आई थिंक एज अ रूलर ही डिड दैट। सो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वॉज अ डिक्टेटर ऑल्सो। तो हम कहाँ पे जाके क्या सोचेंगे, किसके साथ आप किसको मिलाने की कोशिश करेंगे? नई पार्टियां इस वक्त जो आ रही हैं उसके अंदर क्या आपको डिक्टेटर्स नज़र नहीं आ रहे? बात तो करके देखे कोई लीडर साहब के खिलाफ, यू नो, नेपोटिज्म तो सब में छुट्टी करा दें, पार्टी से बाहर कर देंगे, गेट आउट। बट जो उस्मान कह रहे हैं कि आप किसी पार्टी के सरबराह के सामने उसकी मुखालफत या उसकी पीठ पीछे उसकी मुखालफत करके देखें, लाहौर की जो नहीं मुमकिन है आज, वो आज मुमकिन नहीं है। लाहौर की जो लाइकिंग है टुवर्ड्स मियां साहबान, अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या ये एक सरमायादार के लिए लाइकिंग है या फिर एक प्रोग्रेसिव लीडर के लिए लाइकिंग है? मैं समझता हूँ कि जो शरीफ बरादरान हैं, दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड। उसी इनके वालिदैन जो थे, इन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है अपनी ज़िंदगी के अंदर। दे हैव बिल्ट एन एम्पायर फ्रॉम नथिंग, दे वर लेबर, मतलब खुद अपने हाथ से काम करने वाले लोग थे, मतलब लोया कूटने वाले लोग थे। खुद इनके जितने अंकल्स हैं, एवरीबडी वॉज वर्किंग towards one goal, that they built their empire, and that empire was nationalized, you know. अब I personally feel कि इनको प्राइड लेनी चाहिए कि जी हम तो आप में से हैं। I am from the man who's out there, who's a laborer. I am from you. I have risen from that level to be where I am. It's a great thing कि एक ऐसे शख्स का बेटा जो कि खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मतलब बड़े क्या कहते हैं कि हम्बल हालात से में हो और उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाए मुल्क का, ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, चौक दालगिरा ने बहुत रोल प्ले किया ग्वालमंडी ने इसमें, नो डाउट उस्मान, यू आर राइट, बिल्कुल रोल प्ले किया उसने, ये हमारे में से है। इतनी जो ग्रोथ है आपके ख्याल में ये नेचुरल ग्रोथ है? ग्रोथ से मुराद क्वेश्चनेबल नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा तरक्की जो है 70s में वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं रह गया था, नेशनलाइजेशन के बाद फिर हमारे पास कुछ नहीं रह गया था, और बार बार वो बने और बार बार बिलियनर ही बने।
ये देखिए, ये मुझे आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट ऑन दिस काइंड ऑफ अ थिंग। कहने का मकसद ये है कि कौन कौन नहीं बना, हमारे देखते देखते पता नहीं कैसे कैसे लोग बन गए, क्या क्या कहाँ से कहाँ चले गए, क्या उन्होंने करप्शन की। आई कांट से दैट बिकॉज आई डोंट हैव विटनेसेस, आई एम नॉट अ जज, आई एम नॉट अ कोर्ट, आई एम जस्ट आस्किंग कि इतना पॉसिबल है आई पर्सनली किसी और के लिए दुनिया के दूसरे ममालिक में भी बड़ी छोटे सालों के अंदर लोग बड़ी स्पीड से ऊपर गए हैं। आपको मिसालें मिलती हैं दुनिया के बड़े बड़े मल्टी बिलियनर्स जो हैं इस वक्त, उनकी बड़ी हम्बल स्टार्ट्स थी एंड दे मेड एम्पायर्स इन अ शॉर्ट वाइल, यू नो। आपको अपने साथ वाले हमसाया मुल्क से मिलती हैं मिसालें, क्योंकि वो तो हमारे जैसे लोग हैं। बट वो शायद पॉलिटिक्स में नहीं थे, ये नहीं वो दे रन द पॉलिटिक्स ऑफ दे रन द पॉलिटिक्स ऑफ, खुद नहीं थे, बट नाउ दे रन द पॉलिटिक्स। यहाँ पे दूसरा काम हुआ कि यहाँ पे खुद मियाँ शरीफ ब्रादरान जो हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स रन नहीं की। उन्होंने ये नहीं किया कि नोट लगा दिए दूसरे लोगों को अपने मकासद पूरा करने के लिए। दे केम टू डू themselves, you know। अब वहाँ पे कितनी सक्सेस रही है, क्या रही है, मैं तो सिर्फ पंजाब के हवाले से बात करता हूँ। मुझे मतलब आई पर्सनली फील शहबाज हैज़ डन अ गुड जॉब। क्रिटिसिज्म बहुत हैं उसके, सबसे बड़ा उसका सबसे पहले वो क्रिटिसिज्म शुरू हुआ लाल बास का, यू नो। अब क्रिटिसाइज कौन लोग करते थे? जिन्होंने कभी लाल बास में बैठना ही नहीं है, ठीक है। मैं तो नहीं लाल बस में बैठा, मेरे लिए ना लाल बस बनी है। लाल बस तो बनी है उसके लिए जो एक खातून मुझे मिली, एक हॉस्पिटल की नर्स, उसने मुझे कहा कि उस्मान साहब मैं 80 रुपये दे के आती थी, 80 रुपये दे के वापस जाती थी रावी बूढ़े दरिया से, ठीक है ना जी। और मैं नर्स हूँ, मैं जब तक अपने हॉस्पिटल पहुँचती थी मैं मटे घटे घटा मिट्टी के अंदर शराबोर होती थी और पसीने में, मुझे आके हॉस्पिटल में अलहदा फिर नहा के अपना ड्रेस पहनना पड़ता था। और फिर जब मैं वापस जाती थी मुझे इतना ही टाइम 2 घंटे लगते थे वापस पहुंचने में। अब मैं 35 मिनट के अंदर 20 रुपए दे के या 40 रुपए के अंदर मेरा अप एंड डाउन हो जाता है। तो उसकी ज़िंदगी में तो फ़र्क आ गया उस लाल बस से। हाँ, ये मैं समझता हूँ कि लाल बस की वजह से शायद जो हमारा लैंडस्केप है लाहौर शहर का, या जो ब्रिजेस बने हैं और सारी चीज़ें बनी हैं, उसमें कुछ फ़र्क आया हो। लेकिन अब हमारी जो हालात हैं डेवलपमेंट के, जिस तरीके से हम एक शहर को देखते हैं, अगर हम अपने शहर को, वो फिर बहस आ जाती है कि क्या हम आउटर सर्किट्स ऑफ लाहौर ना बढ़ाते इंस्टेड ऑफ इसी लाहौर को डैमेज करने के। लेकिन क्या किया जाए? पूरे पंजाब को तरक्की दी जाती है, आपका कहना? देखिए, पूरे पंजाब को भी तरक्की देनी लोग गांव से उठ के यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए, एक शहर जो टैक्स देता है, जो हमारा यहाँ पे टैक्स जमा होता है लाहौर शहर का, दैट टैक्स शुड बी स्पेंट ऑन लाहौर ओनली। व्हाई शुड दैट टैक्स बी स्पेंट ऑन ओकाड़ा एंड साहिवाल? देखिए, एक सामने सीधी सी बात आती है। हाँ, जो लार्जर आप स्केल पे सोचते हैं, उस लार्जर स्केल के अंदर ये जो आपके छोटे शहर हैं, इनकी डेवलपमेंट और इनकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है और वो काम चल रहा है। मतलब इट इज गोइंग ऑन एज फार एज। वो कहते हैं कि साउदर्न पंजाब जो है वो भी 30-37% रेवेन्यू देता है पंजाब। जी जी जी। बट वहाँ उतना जो है वो पूरे पंजाब का आधे से ज़्यादा बजट जो है ये तो वो एक शहर पे लगता है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, प्रोबब्ली योर फिगर्स आर राइट। आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन फ्रैंकली स्पीकिंग। अच्छा, मैं तो उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो मुझे नज़र आ रही है। मैं सदर्न पंजाब में कभी गया नहीं, आई हैव नॉट सीन। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी मैं पीछे लड़काना शहर के अंदर रात को हम पहुंचे तो मेरी शूटिंग थी एक सीरियल की, तो मैं एक हवेली में ही रह रहा था, वहीं पे शूटिंग थी। तो एक दिन मेरा खाली दिन था, आई वाज नॉट शूटिंग दैट डे, तो मैंने कहा कि मैंने लड़काना शहर देखना जाके। सो मैं गाड़ी ली और मैं लड़काना शहर पहुंच गया। मैं डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद इतना गंदा शहर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। उसके गटर्स उबल रहे थे, वहाँ पे पॉवर्टी झांक रही थी, वहाँ पे सड़कें टूटी हुई थी, वहाँ पे मिट्टी घट्टा हवाओं में उड़ रहा था, वहाँ पे रश और अजीब व गरीब सिचुएशन थी। उधर से मैं बड़े डिप्रेशन में निकला और मैंने कहा देखो यार, ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का शहर है और लुक एट द कंडीशन ऑफ दिस सिटी, यू नो। इतनी देर तक पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है, व्हाई दे हैव नॉट डन एनीथिंग टू दिस पुअर सिटी। उसके बाद मैं डिप्रेशन में निकला। मैंने कहा चलो यार, ये मोहनजोदारो भी देख लेते हैं। तो मोहनजोदारो हम चले गए। तो मोहनजोदारो जब मैंने गया तो आप सोचिए कि वो 4-5 हज़ार साल पुराना शहर वॉज बेटर देन लड़काना सिटी टुडे।
उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी प्लानिंग, जिस तरीके से उसके अंदर पानी का निकास सिस्टम वर्कआउट हुआ था, जिस तरह उनके यूटेंसिल्स से और चीज़ें थी, दे वर मेकिंग कॉस्ट्यूम्स, दे वर मेकिंग ज्वेलरी, दे वर मेकिंग, दे हैड थिंग्स एंड अप्लायंसेस, वो अप्लाई कर रहे थे चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर। दे हैड अ लिविंग सिस्टम, दे हैड अ लिविंग सिस्टम। सो अ लॉट हैज़ टू बी डन, अ लॉट हैज़ टू बी डन, a lot has to be done with the people. अगर लोगों ने, देखिए बात कहने की है कि लोगों ने इलेक्ट किया ना, किसी ने जीरो ने बाहर से आके तो नहीं किया। हाँ, आप कहते हैं कि नहीं ये तो इलेक्शन बड़ी गलत हुई थी, इसके अंदर चोरी चक्की भी हुई है। हाँ भी ठीक है, गलत वोट भी डला होगा, यू नो, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन कितना वो गलत वोट डल गया होगा यार। द पॉइंट इज बाय द एंड ऑफ द डे आसिफ ज़रदारी को तो आवाम ने ही इलेक्ट करना है ना। मैं कौन होता हूँ उसके बाद बोलने वाला? इफ दे इलेक्ट हिम, इफ दे इलेक्ट मियां नवाज शरीफ साहब, इफ दे इलेक्ट मियां शहबाज शरीफ साहब, हु आर वी टू क्वेश्चन दैट? हमने कोशिश कर ली कि जी जाहिर है कि जब एक दूसरा पॉलिटिशियन अपनी नई थ्योरी लेकर आता है, वो अगले को जो हुकूमत कर रहा होता है उसके 10,000 वो जो उसने गंद किया होता है वो सामने निकालने की कोशिश करता है। अगर ना भी किया हो तो वो कहता है कि ये किया हुआ है। सो बाय द एंड ऑफ द डे द गेम लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी आपने बात की ना, एक क्रिटिसिज्म खाली ये नहीं है, वो घर बैठे लोगों का क्रिटिसिज्म नहीं है, एक क्रिटिसिज्म वो जंगला बस पे ये भी है कि आपके पास हेल्थ नहीं है, आपने एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे और मोटरवेज पे और अंडरपासेस बना रहे हैं, ओवरहेड्स बना रहे हैं, तो आप मतलब वो काम कर रहे हैं जो नज़र आना है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन दुनिया पूरी में नंबर 1 और नंबर 2 प्रायोरिटीज़ हैं। और उसके बाद फिर जाके कोई बात होती है, मतलब बंदा, वही बात है कि अगर कसूर से वो कोई बस पे बैठ के आ रहा है तो कसूर में 70% पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त कैंसर पेशेंट्स शौकत खानम में कसूर से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी इतना पोल्यूटेड हो चुका है, वो टनरीज हैं वहाँ पे। तो पानी लाहौर में 120 जो हल्का इनका अपना है, वहाँ भी आर्सेनिक वाला पानी है, वहाँ भी पानी साफ नहीं लोगों को मिल रहा। तो ये इस सारी तरक्की को फिर हम कैसे देखेंगे कि ये फिर वो शोबाज कहते हैं मियाँ साहब को, छोटे मियाँ साहब को, तो ये शोबाजी नहीं रह जाती जब आपके पास हेल्थ नहीं है, आपने स्कूलिंग पे, एजुकेशन पे पैसा नहीं लगाया, तो फिर आप ये सब करने का क्या फायदा? एजुकेशन पे तो काफ़ी ध्यान है शहबाज का, ही हैज़ बीन डूइंग लॉट ऑफ, बट वो जो दानिश स्कूल है वो बहुत थोड़े से हैं, उन पे ढेर सारा पैसा लगा दिया गया। जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे उनकी हालत बेहतर नहीं की, उतने पैसों में वो बेहतर हो सकते थे। यहाँ पे छोटे लेवल पे करप्शन इतनी ज़्यादा है कि आप जितना मर्जी पैसा डाल दें एजुकेशन के अंदर, आपके पास गोस्ट स्कूल ज़रूर होंगे, ये पैसा खाया जाएगा। आप जितना मर्जी मेडिसिन के अंदर तरक्की कर लें कि मेडिसिन जो है सही किस्म की लोगों तक पहुंचे, आपके यहाँ पे यार शहर के अंदर स्टैंड 2 नंबर के 90% अच्छे हॉस्पिटल्स में जिनके पास तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद है दिए जा रहे हैं। इसमें जो करप्शन ऑफ पब्लिक है वो भी शामिल हाल है, इसको मत भूलिएगा आप कभी। वाई डोंट पीपल से मतलब क्यों वो अवेयर नहीं कराते अपने प्रॉब्लम्स को अपने लीडरान से? क्या कसूर के अंदर से इलेक्शन जीते हुए लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पे पानी खराब है? क्यों वो जो बंदा वहाँ पे इलेक्शन जीता हुआ है वो ये काम ठीक नहीं कर रहा? किस लिए नहीं कर रहा? वाई शुड ओनली द चीफ मिनिस्टर शुड डू दैट? वाई कांट दैट इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम द कसूर सिटी कम एंड से नो आई वांट दिस बिकॉज मेरे तो लोग मर रहे हैं, उनके तो ये हालात हुए हैं, ये पिक्चर है, ये सिचुएशन है। हु इज डन दैट? नोबडी हैज डन दैट, आई एम श्योर अबाउट दैट। So public is very important, people are very important, people need to aware their leaders about things. There is a question, उसमें आपने भी काफी पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं हो गया मेरा? मैं तो पॉलिटिशियन नहीं, मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, इसके बाद आगे आई एम टॉकिंग। आपने भी दोनों भाइयों के बारे में बात की है। देखो भाई, मैं तो शहबाज शरीफ साहब को जानता हूँ, मैं मियाँ साहब उनके बड़े भाई हैं, मेरे प्राइम मिनिस्टर। मैं वही बात कर रहा हूँ, ही इज अ डूअर। हाँ, ही इज माई प्राइम मिनिस्टर टू, एवरीबडीज। अगर वो जब तक वज़ीर आज़म थे सबके थे। तो पॉलिटिकल मुखालफत होना एक अलग बात है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन आप कह रहे हैं कि मियाँ शहबाज साहब डूअर थे, डूअर हैं। मैंने खुद देखा हुआ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। क्या सर इतनी पॉलिटिक्स में मियाँ नवाज शरीफ साहब कैपिटलाइज मियाँ शहबाज शरीफ की मेहनत पे करते रहे, इसका
इसका मतलब तो ये है। नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगा, आई डोंट नॉट नो कि कौन किसके ऊपर कैपिटलाइज करता रहा है। आई पर्सनली फील दैट एक बड़ी अच्छा रिलेशनशिप है दोनों भाइयों में, जिस तरह एक बड़े भाई की इज्जत और वो होता है सारा है उनके पास। तो मैं समझता हूँ, मैं इससे आगे नहीं समझता इस बात को। आई डोंट नो कि वो कैश किया या नहीं किया। अगर कैश भी किया तो इसमें प्राइड की बात है कि उन्होंने अपनी पार्टी के बंदे को, अपने भाई की काम को कैश किया। व्हाई नॉट? आई विल डू द सेम इफ आई एम इन दैट पोजीशन। अगर मेरी पार्टी होगी, मेरे छोटा भाई अगर बड़ा उम्दा काम कर रहा होगा, मैं ज़रूर कैश करूँगा उसको। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हमने सियासी हिस्सा जो था वो शामिल कर लिया। अब दूसरा थोड़ा ब्रेक के बाद जो असल आपके प्रोफेशन से मुतल्लिक सवालात हैं वो इसके बाद करते हैं। जी, शुक्र है कि वो आप बात करें मुझसे, क्योंकि मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ। आपने मुझे पता नहीं क्यों ये पॉलिटिकल सिनेरियो में नहीं, अब आपको लाहौरिया, एक लाहौर की पहचान है आप भी, बहुत से लोगों की तरह आप भी पहचान है, और मेरी तो आप इंस्पिरेशन है। सो इसलिए ये सवालात एक लाहौरी के तौर पे आपसे पूछे गए हैं। उस बार में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक जो हमार के सवालों से पहले की बात है, आपका चाइल्डहुड और एजुकेशन और उसका ज़िंदगी में रोल। आई नो यू आर अ रावियन। आई एम नॉट ओनली अ रावियन माई सेल्फ, आई एम फ्रॉम द family linkage of Ravians. Oh God. I was class of 1967, and my great grandfather Peer Kamardeen graduated from Government College Lahore in 1868. आप हमें डराना चाह रहे हैं अपने लाहौरियों में? 100 साल पहले। आप महाराजा के रिश्तेदार हैं? नो, मेरा मतलब गवर्नमेंट कॉलेज पे इतना बड़ा मेरा हक है। या मेरा फिर दादा वहाँ पे गया, बैरिस्टर पीर ताजुद्दीन, मेरा वालिद वहाँ पे गया, रफ़ी पीर, फिर मैं गया, मेरा बड़ा भाई वहाँ पे गया। अब सैडनेस ये है कि अब हमारी लिंकेज ख़त्म हो गई है उस कॉलेज से, उस इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि उसके बाद से पाकिस्तान में एजुकेशनल जो सिस्टम बदला, ओ लेवल्स जो आ गए। हाँ जी, तो बच्चे एक और डगर में कहीं और की तरफ। वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स तो जी आजकल फैशन है। एवरी अफ्लुएंट पर्सन जो है वो अपने बच्चे को ओ लेवल्स और ए लेवल्स ही करवाना चाहता है, और यहाँ पे अक्सर लोग पीले स्कूलों के पढ़े हुए हैं। आई एम सॉरी। तो आपका पहला सवाल इमरान साहब कि क्या उस कॉलेज का मेरी ज़िंदगी में कितना अमल दखल है? मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आज जो भी हूँ मैं, जैसा भी हूँ, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज का एक बहुत बड़ा हाथ है। 70% आई वुड से इज़ माई कॉलेज, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि आप जब नींव रखते हैं एक बिल्डिंग की, तो अगर आपने वो करेक्ट रख दी हो तो आपकी बिल्डिंग जमी रहती है। तो मैं समझता हूँ कि उस कॉलेज ने हमारी नींवें बड़ी पक्की और अच्छी रखी। सो गवर्नमेंट कॉलेज इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर। जी उमर, प्लीज़। जी, अच्छा, शुरू में तो कुछ मुख्तसर से जवाब चाहिए होंगे कि एक तो आज के ड्रामों को कैसे देखते हैं, मेयारी गुजारा या फिर गैर मेयारी? देखिए, हम हमेशा ये कहा जाता है, एक्सपीरियंस ये रहा है कि जी हमारे ज़माने में तो चीज़ें बड़ी अच्छी थी। आप देखें, हर दौर में ये होता है। जब हम यंग थे तब भी हमसे जो बड़े लोग थे वो यही कहते थे, भाई हमारे ज़माने में ये होता। ज़माने सारे ठीक होते हैं, यू नो, लेकिन जहाँ पे बात आती है कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है, वो सारी बात है। पहले क्या था, सिर्फ एक टेलीविज़न था, एक स्क्रीन था, एक बटन था, एक बटन को पूरा दबता था, वो पूरा मुल्क उस विजुअल को देखता था जो स्क्रीन पे आता था। अच्छा, पैशनेट भी हम लोग थे बहुत ज़्यादा। पैसे का मसला नहीं था, पैसे के पीछे नहीं भाग रहे थे, क्योंकि पता था यहाँ से पैसे तो मिलने नहीं, लेकिन भूख थी काम की। काम अच्छा था, टीवी पे स्क्रिप्ट अच्छे थे, टीवी ने हमें भूखा मारा। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि टेलीविज़न हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन माय लाइफ। टेलीविज़न ने इस्तेसाल किया पाकिस्तान के आर्टिस्टों में, उनको कभी भी उसने, टेलीविज़न ने अपने पाँव पे खड़े नहीं होने दिया फाइनेंशियली। यू नो, इट टुक द जूस आउट ऑफ द राइटर्स, द पोएट्स, द एक्टर्स, द प्रोड्यूसर्स, द डायरेक्टर्स। स्टेट बिकॉज ब्यूरोक्रेसी वुड नेवर लाइक कि उनकी तनख्वाह से ऊपर कोई और बंदा पैसे कमा जाए, यू नो। और पैसे आपको मिलते हैं आपकी एक्सपर्टीज़ के।
चाहे आप जब आप प्रोफेशनल होते हैं, मतलब एक अच्छे डॉक्टर की फीस कुछ और होती है, एक अच्छे लॉयर की फीस कुछ और होती है. इट ऑल गोज ऑन टू हिज एक्सपीरियंस एंड हिज एक्सपर्टीज एज अ प्रोफेशनल, यू नो. सो एक्टर भी वही चीज़ है, डायरेक्टर भी वही चीज़ है. अब क्या है कि अब एक बटन नहीं है, अब कोई 50-60 बटन है, अब कोई 30-40 स्क्रीनें हैं, अब कोई 8-9 चैनल एवरी डे 3 प्रोग्राम ड्रामे के पेश करने पे मजबूर हैं. और उसको आप महीने पर गिने, आप उसको सारों को इकट्ठा गिने तो आपको समझ में आती है. तो ये तो एक ह्यूज बिग काम हो रहा है. वही एक्टर अपना वही वाला मुंह लेके आपको 3 स्क्रीनों के ऊपर 4 स्क्रीनों पर नज़र आ रहा है, वही वाली एक्टिंग करता हुआ, वही वाले डायलॉग बोलता हुआ. ये भी रिसेंट टाइम के अंदर हुआ है कि अभी एक सीरियल में कर रहा था तो पता लगा कि राइटर साहब ने अपने प्रीवियस सीरियल को जो 6 साल पहले चला था उसको गुड़म करके दे दिया, क्योंकि राइटर का नाम बहुत बड़ा है. तो अपने नाम के बलबूते पर, और प्रोड्यूसरान को शायद पता है कि ये इसका फलाना था रिसाइकल, और हो सकता है प्रोड्यूसरान के साथ उसकी ये बात हुई हो कि जनाब मोहतरम ये मेरा आइडिया था, ये जो चला तो मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको कुछ उसकी नोक पर एक और सवार के, क्योंकि चल चुका है एक दफ़ा तो अब समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या क्या डेड एंड्स थे, उनको पॉलिश. उसने कुछ भी नहीं किया. अच्छा, उसने कुछ नहीं किया. उसने एज इट इज़ उस सीरियल को आगे पकड़ा दिया. सिर्फ हमारे चेहरे बदले गए उसके ऊपर. पहले कुछ और कास्ट थी, फिर हम लोग आ गए उसके अंदर, और 6 साल का गैप था. लेकिन बहुत सारी ऐसी ऑडियंस थी जिन्होंने वो पहला वाला देखा हुआ था, हू बहू वही डायलॉग, हू बहू वही सिचुएशंस, वही कैरेक्टर्स. तो अब जब काम बढ़ता है तो इस तरह की पेशगोइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं. यू नो, दैट्स वेयर द वर्क स्टार्ट्स, स्टैंडर्ड उसका जो है वो गिरना शुरू हो जाता है. लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दौर में काम अच्छा भी बहुत हुआ. यू नो, देयर हैव बीन सम वंडरफुल डायरेक्टर्स, देयर हैव बीन सम वंडरफुल टेक्नीशियंस, दे हैव कम आउट अ न्यू खेप ऑफ एक्टर्स हु आर ब्रिलियंट. यू नो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आज का काम बहुत बुरा है, कल का काम बहुत अच्छा था. आज का भी जो अच्छा काम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन बुरा काम ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया. सो दैट्स द प्रॉब्लम. ठीक हो. अच्छा, डॉक्यूमेंट्रीज थिएटर और ड्रामों तक महदूद क्यों रहे? मतलब और क्या करते हैं? आई मीन कमर्शियल सिनेमा. नो, आई डिड कमर्शियल सिनेमा. मेरी फिल्म नज़दीकियाँ, मेरी फिल्म गुर्दियाँ चांजरा, मेरी पाकिस्तान की मतलब सेक्सी तरीन फिल्म उस्मान ने बनाई हुई यही नज़दीकियाँ. कैसी बात कर रहे हैं? आई एम द विनर ऑफ द मोस्ट नेशनल अवार्ड्स फॉर बीइंग. मेरी नज़दीकियाँ won 4 national awards, including best film of the year, including best actor Samina, including best cinematography Azhar Barki, including best singer Mahnaz. पहली दफ़ा वो बेचारी जीती थी मलका तरन्नुम नूरजहां. Then गोरीदियाँ चांजरा won 7 नहीं तो फिर इतना लंबा ब्रेक क्यों आ गया? सिचुएशन डिटेरियोरेट सिनेमा की. देखिए ना, कंडीशन ऑफ सिनेमा घर बड़ी ख़राब हो गई थी. सिनेमा घर ने शिकस्त दे दी थी फिल्म इंडस्ट्री को. मेरी आखिरी पिक्चर जो मैंने डायरेक्ट की थी उसका नाम कर्ज है. वो कर्ज फिल्म जो है वो आप सोचिए कि एक रवायत है कि जी फिल्म जो है एक रोज़ पहले रिलीज़ से डायरेक्टर जो है वो सिनेमा घर में बैठ के उस फिल्म की लाइट और साउंड को, उसके बैलेंसेस को ठीक करता है. तो वो हम जब कर रहे थे सिनेमा में तो आगे फिल्म नज़र नहीं आ रही थी, बड़ी फीकी नज़र आ रही थी. मैंने कहा यार ये तो अच्छा भला प्रिंट है, ये क्यों नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन के ऊपर. उसको फिर कहा यार बंद करो प्रोजेक्टर को, लाइटें जलाओ. लाइटें जली, मैं ऊपर स्टेज पे चढ़ गया, मैं स्क्रीन के पास गया, मैंने स्क्रीन पे उंगली लगाई. आप बिलीव करें मेरी इतनी उंगली उस स्क्रीन के अंदर घुस गई. उस स्क्रीन के ऊपर कम से कम इतनी थिक मिट्टी की लेयर थी फंसी हुई. उसके बाद हमने वो शैम्पू और पता नहीं सर्फ मंगवाया. रात को 2:30-3 बजे दुकानें खुलवा के वाइपर लाए और वो खोलना शुरू किया. मालिक ने आके सुबह लड़ना शुरू कर दिया. गोडे गोडे कीचड़ हो चुका था वहाँ पे, इतनी मैट्रिक्स उसके अंदर से निकल रही थी. और उस रात मेरी पैंट जो है 3 जगह से फटी. वहाँ पे कीलें थी उसके उनके वो सीटों में. मैंने मोटे मोटे चूहे देखे और कॉकरोचेस भी देखे, बहुत सारे बहुत सारे. तो आप अच्छी फिल्म और बुरी फिल्म की बहस बाद में आएगी. सबसे पहले आप मेडल उन लोगों के यहाँ पे सीने पे लगाएं जो इस किस्म के गंदे सिनेमाघर के अंदर, बदबूदार सिनेमाघर में, जिसमें ठीक तरह पिक्चर नज़र नहीं आ रही, वो देखने के लिए आ रहे हैं. तो किसने शिकस्त दी फिल्म इंडस्ट्री को? जो स्टूडियो ओनर्स थे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को सही नहीं किया.
उन्होंने जो गंद बला था जिस तरह था, चूहे उनकी वायरें खा गए, मिक्सिंग चल रही है, वो आवाज़ें अजीबोगरीब आ रही हैं, मुझे हो की रहा है, नीचे से देखा गया तो जी चूहे वायरें खा गए हुए सारी। आपने जो फिल्म का जो कलर लेबॉरेटरी के अंदर जिधर से फिल्म धुल के निकल रही है, आपने चिपर केमिकल्स मंगवा लिए हैं जो कॉटन इंडस्ट्री के अंदर, कॉटन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो आप डाल के फिल्म को कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉटन में भी इस्तेमाल हो जाते हैं और फिल्म में भी। तो किधर मतलब क्वालिटी तो आपने ज़ीरो कर दी ना। आँख देखती है, कान सुनता है। आँख जो देख रही है वो फीका और गंदा है, कान जो सुन रहा है वो नॉइज़ है, साउंड नहीं है। तो जब ये दोनों चीज़ें वफात पा जाएं तो फिर एक इंडस्ट्री भी वफात पा जाती है। और वो उसके बाद के मटेरियल क्या है, क्या चीज़ वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ज़्यादा दौर में आपको ये बताया जाए कि मोहतरम आपने इस बंदे के बारे में फिल्म नहीं बनानी, आपने सिर्फ इसके बारे में फिल्म बनानी, दौर के बारे में आपसे पूछना है मैंने। तो आप एक मौलवी कभी भी गंदा नहीं हो सकता, एक जर्नैल जो है वो कभी भी करप्ट नहीं हो सकता, एक पुलिस ऑफिसर जो CSS करके आया है वो कभी भी गलीज आदमी नहीं हो सकता। गंदा सिर्फ वो हो सकता है वो जो थानेदार, थाने के लेवल पे वो वो जो 10 जमात पास ना, वो उसके ऊपर आप उसको क्लाउन बना सकते हो। आप SP पुलिस को क्लाउन बना के नहीं दिखा सकते। यू नो, जब आपके ऊपर ये कदगन लग जाएं कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, तो फिर एंड में तो गुड्डे गुड्डी की कहानी रहेगी ना आपके पास सुनाने के लिए। तो फिर आप गुड्डे गुड्डे की कहानी सुनाते रहेंगे या फिर आप अजीबोगरीब किस्म के वायलेंस में घुसेंगे। बट 3-4 साल से तो रिवाइव होना शुरू हो गया सिनेमा, अब तो काफी बेहतर हालत हो कुछ नजर आ रहा है। आई पर्सनली फील वो दूसरी सोच रहे हैं, दूसरी बात है कि अभी जो आपको सिनेमा नजर आ रहा है उसके अंदर आपको टेलीविजन का बहुत सारा एलिमेंट, और वो नेचुरल भी है क्योंकि सारे बच्चे टेलीविजन के ग्रेजुएट्स हैं। लेकिन आई पर्सनली फील गुड वर्क इज देयर, इट इज हैपनिंग। पाकिस्तान की फिल्म जो है वो एक सर्टन फाइनेंशियल ब्रैकेट से ऊपर निकल गई है कमाई के लिहाज से, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट एक सिनेमा इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिल्म जो है वो अनलाइक ये नहीं है कि आपने कलम उठाया और एक अच्छी गज़ल आपने लिखी या एक अच्छी नज़म लिखी, या आपने ब्रश उठाया और आपने एक पेंटिंग बना दी जिसमें आप ही इन्वॉल्व हैं अकेले। फिल्म के अंदर आप अकेले इन्वॉल्व नहीं हैं, फिल्म के अंदर बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, और इसके अंदर फाइनेंशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद उसकी एग्जीबिशन है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी मार्केटिंग है। सो देयर आर मेनी लेवल्स ऑन हाउ यू ट्रीट योर सिनेमा which we are learning now, and I personally feel I have great hopes for Pakistani cinema to emerge very powerfully, inshallah. ना बड़ा में इस इंडस्ट्री को सीरियसली बहुत बड़ा लेना पड़ेगा एज अ इंडस्ट्री। जी। इट विल ग्रो डेफिनेटली। अच्छा, आप किस तरह की सेंसरशिप को मेयारी तख्लीक में रुकावट ख्याल करते हैं? नंगा बदन, सेक्स सीन, या फिर रियासत, रियासती अदारों और मुआशरे के हवाले से नंगा सच? देखिए, मेरे नज़दीक नंगा पन, नंगा बदन, नंगा, ये कुछ फुली क्लोथ्ड औरत अजीबोगरीब मूवमेंट्स करती हुई, अजीबोगरीब भयानक किस्म के जेस्चर्स करती हुई, जो हम अपनी फिल्मों में करवाते रहे हैं, अपनी कई ये पश्तो फिल्मों में और इस तरह की फिल्मों के अंदर जो हम करवाते रहे हैं, और जो आप बारिश वाले गाने अपने गंद जो थिएटर के ऊपर वो टांगें खोल के वो जो लड़कियां जिस तरीके से मूवमेंट्स कर रही होती हैं, दे आर वर्स देन हाफ बाजू की कमीज। इससे बेहतर है कि आप स्क्रीन के ऊपर किसी को प्यार करता हुआ दिखा दें, यू नो, इंस्टेड ऑफ शोइंग दैट गलाजत, दैट गंद दैट इज डिस्ट्रॉइंग द ब्रेन्स ऑफ द पीपल। सो हमें वो म्यार, हमें वो स्टैंडर्ड्स अभी तक हमारे पास, मैं खुद सेंसर बोर्ड में इस वक्त हूँ, आई एम द वाइस चेयरमैन ऑफ द सेंसर बोर्ड। हमारे पास तो बेसिक्स हैं सिर्फ कि भी किसी की रिलीजियसली किसी को आपने वो डिस्टर्ब नहीं करना, या किसी के बारे में या पॉलिटिकली कोई ऐसी बात नहीं कहनी कि किसी के ऊपर आप पॉइंट ऑफ व्यू ये कर रहे हैं। तो बेसिकली आई पर्सनली फील कि सेंसर इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी आज़ाद है। नहीं, जो अदर पार्ट था वो ये था कि रियासत और रियासती अदारों के हवाले से क्या आप उतनी लिबर्टी फील करते हैं पाकिस्तान में कि आप कह सकते हैं बात आपको, वो जो आप सवाल या मुआशरे के हवाले से, वो लिबर्टी जो आप कह रहे हैं वो आपको अमेरिका में भी नहीं मिलेगी। अगर आप रियासती हवाले से बात कर रहे हैं, देयर इज़ अ लिमिट, देयर इज़ ऑलवेज अ लाइन।
वो आपको बरतानिया में भी मिल जाएगी, आपको अमेरिका में भी मिल जाएगी। लेकिन वहाँ वो लाइन काफ़ी थिन है, यहाँ पे बड़ी मोटी। यहाँ पे अब वक्त आ गया है कि लोग बात कर रहे हैं। मतलब इस वक्त आप अपने चैनल्स पे देखें यार, कैसी कैसी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग बैठ के। दे आर टॉकिंग अबाउट फौजी जर्नल्स ऑल्सो, दे आर टॉकिंग अबाउट मुल्ला ऑल्सो, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। तो वो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कैन बी इन द सिनेमा ऑल्सो, बट यू नीड टू हैव, मतलब यू कांट ग्लोरीफाई अ टेररिस्ट जस्ट बिकॉज कि जी फ्रीडम ऑफ थॉट है ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਿਪੀਕਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੀडम इज नॉट, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर, फॉर इंस्टेंस हमारा अपना एक कल्चर है, हमारी अपनी एक तरीका है फैमिली एंटरटेनमेंट का। वी कांट शो न्यूड सीन्स ऑन द स्क्रीन बिकॉज वी कांट। I am a very modern man, but I would not like to show a bedroom scene, two people naked in a cinema. I will not censor it, period. Because I believe, no, this is not right for my, हमारी जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं। एक छोटी सी और आपको मिसाल देता हूँ। हम एक बच्चों का प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें हमारे अलहाक था एक और कंपनी से जो अमेरिका की कंपनी है, उनकी कई चीज़ें मुझे काटनी पड़ती थी और वो बड़ा मुसीबत में आ जाते थे। उन्होंने कहा ये क्या आपने किया, ये तो छोटा सा पिग का बेबी है, पिग सुअर। मैंने कहा देखिए पिग का बेबी आपके लिए है, हाँ इट्स वेरी क्यूट ऑल्सो, बड़ा प्यारा लग रहा है, छोटी सी दुम मिल रही है, यूं करके वो देख रहा है, लेकिन वो हमारे माशरे में सुअर है, सुअर का बच्चा है, वो सुअर का बच्चा है। वी कांट शो दिस इन दिस पर्सपेक्टिव, यू नो, बिकॉज वो एक कल्चरल हमारा एक है, उसके साथ हमारा नहीं हो सकता वो सिलसिला। बट ये जो जैसे आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े एक डॉक्यूमेंट्री में, मेला जी मेरे बड़े भाई साहब जी, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे उस तरह की? देखिए मेला जो है वो कोई वो ज़्यादा और रिप्रेशन के दौर की फिल्म है और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो एक फिल्म मेकर है जो एक फिल्म बना रहा था। वो फिल्म क्या बना रहा था, जो हमारे ये जो मेले शेले चलते हैं, मौत का कुआं होता है, फलाना धमाका, वो बना रहा था। तो अचानक ज़ियाउल हक की हुकूमत आ गई और उन्होंने कहा ये क्या चीज़ बन रही है। वो इंडिपेंडेंटली कोई उसका छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट था पीटीवी के साथ, ये सारी ट्रूथ पे मुबनी है। सो वो उन्होंने कहा जी ये क्या बना रहा है, ये कौन आदमी है। उन्होंने कहा जी ये वो आया था, तो उसने कहा कि जी बरतानिया से आया है, पाकिस्तानी है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये क्या बना रहा है। जर्नैल साहब ने बैठ के वो चीज़ें दिखवाई उनको। उन्होंने कहा जी ये तो रंडियाँ नाच रही हैं, ये तो फलाना हो रहा है, ये हमारा कल्चर है। उन्होंने उसको बुलाया, उसको कहा ये आप क्या दिखाने की कोशिश ने कहा जी मैं तो कोई नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा, वो तो जो हो रहा है मैंने सिर्फ वो जो उसको पिक्चराइज किया है। तो दिस गर्ल्स डांस इन द सर्कसेज एंड ऑल दैट, इट इज़ देयर। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो नहीं हो सकता, यू कांट शो दैट। तो उसने अपना वो सारा मटेरियल जो शूट किया हुआ था स्मगल आउट किया, इंग्लैंड चला गया, जाके वहाँ पे उसने बैठ के उस सारी अपनी पिक्चर को काटा, क्योंकि वो उसकी मेहनत थी, वो उसकी बनाई हुई क्रिएटिविटी थी। वहाँ की चैनल 4 जो है उसके ऊपर वो उस पर चली। उस पर चलने के बाद वो शख्स जो मेरा बड़ा भाई था वो 11 साल पाकिस्तान नहीं आ सकता था। उसको बैन का हमारे गले में भी आया वो बैन, मैं भी बैन हुआ, मेरी वाइफ भी बैन हुई, मेरा छोटा भाई भी बैन हुआ। और कितना अर्सा पीटीवी पे नहीं आ सकते? जी मैं कुछ 4 साल टीवी पे नहीं आया था। फिर ज़ियाउल हक साहब ने खुद मुझे मतलब उनकी ये चीज मेला में दिखाई गई, ये तो सदियों से जारी थी यहाँ पे पंजाब, बल्कि पूरे अनडिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट में जारी थी ये चीजें, जिसको बंद करके एक एजेंडे के तहत कोई ऐसा सिलसिला नहीं। इट्स सैड फिल्म इन अ वे। मतलब जिस दिन भुट्टो साहब को हैंग किया गया था, इट वाज अ वेरी सैड डे, आई स्टिल रिमेंबर इट। आई वाज फ्लाइंग आउट ऑफ दिस कंट्री। Whether I agreed with Bhutto Sahab or not, that is another story altogether. But he was my leader, and he was the head of my country, and he was a man that we admired also. You know, we loved him, we hated him, we did not agree with certain things of his. That is another story altogether. You don't agree with your own brother, you might not agree with your own father, but when you hang a person like Bhutto, that's not on. And that day, कोई शख्स जो है वो आंख में आंख डाल के एक दूसरे को नहीं देख रहा था, आंखें झुकी हुई थी उस दिन। क्या? उस दिन मेले के शॉट्स आपके पास मौजूद हैं। सलमान साहब जो हैं वो कैमरा लेके सिर्फ लोगों के क्लोजअप्स खींच रहे थे, यू नो।
So Mela was the only film which talked about the death of Bhutto Saab and what happened to his family. तो मेरे ख्याल है वो एक वजह रही होगी। जी, एक मेजर वजह मेरे ख्याल में वही थी कि उसके अंदर बड़ा ओपनली उन्होंने कहा कि क्या उनकी फैमिली के साथ ट्रीटमेंट की जा रही है, उनकी बेटी के साथ क्या किया जा रहा है, अच्छा, पास्ट और प्रेजेंट को कोरिलेट करते हुए एक चीज़ और मेरे ज़हन में आ रही है कि पनाह एक ड्रामा बना था, उज़मा गिलानी उसमें थी, पनाह 2 में मैंने काम किया था। हाँ, तो वो बड़ा इम्प्रेसिव ड्रामा था। अब वो टाइम वो था जब हमने जिहाद अफगानिस्तान को ग्लोरीफाई किया ड्रामों के जरिए। अब हम जो है वो उस नैरेटिव के 180 डिग्री पे आ चुके हैं। बिल्कुल हम जो उस वक्त के मुजाहिद थे आज के दहशतगर्द हैं। तो आप नहीं समझते कि इसके ऊपर भी ड्रामा बनने में कोई हर्ज नहीं है या फिल्म बनने में? देखिए ना, ये पैसे तो ISPR के पास मौजूद थे ये वाली चीज़ें करने के लिए। देखो निशानदेही करते फिर इन चीज़ों की उनमें कि दहशतगर्द बनता किस तरह। जब आप उसको धकेलते हैं या आप उसकी पहले उसको आप ग्लोरीफाई करते हैं, उसके बाद आप उसको कहते हैं कि भाई तू तो फारिग है। मतलब ये एक नॉन फैक्ट है कि उसामा बिन लादेन एक टाइम पे हीरो था इस वॉर का, अभी भी है जी। और मतलब इंटरनेशनल दुनिया की नज़र में भी, अमेरिका की नज़र में भी। हम ये जानते हैं कि रैम्बो 3 जब बनी थी अफगानिस्तान के ऊपर, उसके अंदर पहाड़ी के अंदर जो दाढ़ी वाला कैरेक्टर था वो कौन था? वो इसका कैरेक्टर उन्होंने पेंट किया हुआ था। क्योंकि ये जो सऊदी अरेबिया ने कहा है अपने ही पैसे लेकर, जिसने 35-36 मिलियन डॉलर इस जंग के अंदर अपनी जेब से डाला है, तो उस टाइम तो वो हीरो था। उसके बाद वही शख्स जो है वो, आई डोंट नो अब इसमें ट्रूथ कितनी है, हम तो पॉलिटिशियन नहीं है ना, हम उस टाइम पे वहाँ पे थे। कहने का मकसद ये है कि किसका हीरो किसका टेररिस्ट, ये एक बहुत बड़ी बहस है। एक वक्त के ऊपर आयरलैंड के अंदर जो टेररिस्ट बने हुए थे, वो हुकूमत ने इवेंचुअली उनके साथ बैठ के गुफ्तगू की एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट, बिकॉज एक टाइम पे वो टेररिस्ट थे, एंटी सोशल थे, एंटी गवर्नमेंट थे, और कल के वो हीरोज बने और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की। अब मसला ये है कि हमने इतना गंदा कर दिया है सारी सिचुएशन को, इसके अंदर बेइंतहा गंद आ चुका है, इसमें पैसे का एलिमेंट, और उसके बाद फिर जो ये इलिटरेट मौलवी ने रोल प्ले किया इसके अंदर सारे। क्या वजह हम लेकिन आपने डंप कर दिया। आपने सबसे पहले उस जंग को जिस वक्त लड़ा, उस सारी रिसोर्सेज बिल्ड हुई, उसके बाद आपने डंप कर दिया उन लोगों को। अफगानिस्तान वाज लेफ्ट लीडरलेस। वहाँ पर लोगों ने आपस के अंदर एक दूसरे के गले काटने शुरू किए। उसके बाद वो स्पेस डेवलप हुई जिसके अंदर ये तालिबान एंटर हुए और उन्होंने जाके टेक ओवर कर लिया। उसके बाद तालिबान का अपना एक एजेंडा था, उनका अपना वे ऑफ लाइफ था, वो अपने तरीके से इस्लाम या अपनी रिलीजन को देख रहे थे। मतलब आई डोंट एग्री विद दैट, बट दे एग्रीड विद दैट। सर सूफीज़म जो है वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान में आया, तो हम कैसे डिपेक्ट कर लें, कैसे ये कर लें कि अफगानिस्तान का इस्लाम मुतशद्दिद इस्लाम है और वही वो वहाँ राइज करना चाह रहे थे? क्या आपको ये एजेंडा नहीं लगता? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि एजेंडा है जी। मतलब उसके अंदर उसके बाद बहुत सारी वेस्टेड इंटरेस्ट ने रोल प्ले किया, उस सिचुएशन को कैश किया, उस इमोशन को पकड़ा, उस इमोशन को फाइनेंस किया, उसमें एंगर डाला, उसमें वो तमाम चीज़ें डाली। आज आप अफगानिस्तान में जाएं और आप कहें कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ, तो आपको जूती उतार के मारना शुरू कर दें, जिनके लिए हमने अपना आधा मुल्क तबाह करा लिया। एग्जैक्टली। कलाशनकोव, हेरोइन इसी वजह से इस मुल्क के अंदर आई। इस बैटल को हमने लड़के हमारा बेड़ा गर्क हो गया हमारे मुल्क का। हमने क्या किया, हमने उम्मा इस्लाम के लिए वो काम किया कि आज वो उम्मा इस्लाम जो है आपकी काबुल के अंदर जूती उतार के आपको कह रही है तुम्हारी ऐसी की तैसी। 14 हिंदुस्तान की कॉन्सुलेट्स खुली हुई हैं हमारे बॉर्डर के ऊपर। आज वो सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे बड़े हुए, जिन्होंने यहाँ पे रोटी खाई थी, जो यहाँ पे चाय पी थी, जिन्होंने यहाँ पे दूध पिया था, जो यहाँ की जुबान बोलते हैं, आज वो सारे के सारे आपके खिलाफ हैं। क्यों? इसमें थोड़ा सा तो सोचिए, क्यों? हमने क्या जुर्म किया भाई? हमने तो आपको सपोर्ट किया था, बट देनो या उनको फीडिंग गलत दी गई है कि जी ताड़नाल तय हो गया, उनको फीड गलत किया गया। पॉलिटिशियन, मतलब मैं तो एयर से की बात करता हूँ, या आपने बात की हमने कहीं पे सुनी,
नहीं, मैं ड्रामा स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ या मीडिया फिल्म स्पेसिफिक। देखिए मीडिया के अंदर आप अभी इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में आप किस तरह एक चीज लेकर आएंगे? क्योंकि चीजें जिस टाइम पे पनाह 2 बनी थी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, एक सीधा सा एजेंडा था कि रूसी आ गए, अफगानिस्तान एक जंग लड़ रहा है, उन रूसियों को बाहर निकाल, सिर्फ सीधा सीधा ये एजेंडा। रूसियों को विलन दिखाना पहले है। एक और चीज भी थी सर, मैं यहाँ गुस्ताखी माफ मेरी, एक और चीज भी थी। इससे पहले पाकिस्तान में ये मशहूर किया गया बाकायदा, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट काफिर होते हैं। ये तो बाकायदे के साथ मशहूर किया गया। ये भी एजेंडे का हिस्सा था कि तरक्की पसंदों को मुलहद करार दिया जाए ताकि इनकी बात ना सुने, ताकि हम सऊदी एजेंडा आगे लेके जा सकें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी जो कोयटा में हो रहा है या शुमाली वजीरिस्तान में हो रहा है, कोयटा में तो खैर कुछ और नौयत का है, जो ये करके इसमें सिर्फ गर्म पानी डाल के लें, वन साइडेड है। कोयटा में जो हजारा मारे जा रहे हैं, बड़ा जुल्म है जी। हाँ, लेकिन जो ट्राइबल एरियाज वाले हैं वहाँ भी एक ये बात ज़रूर जहन में है लोगों के, एक डिफरेंट नैरेटिव मौजूद है कि भाई ये सारा रिएक्शन था, और जो वहाँ पे बॉम्बिंग भी हुई है, जो ड्रोन अटैक्स भी हुए हैं, उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं और ऐसे इनोसेंट लोग भी मारे गए। तो उसके ऊपर भी हमारे यहाँ सेंसरशिप में आप हैं, तो क्या सेंसरशिप इसके ऊपर मूवी कोई बनाने अलाउ करेगी? आई पर्सनली सी इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि ना जिसमें इनोसेंट लोग मारे जाएं। गलत इन्फॉर्मेशन आई है कि जी यहाँ पे 10 टेररिस्ट हैं, हालांकि वहाँ पे 10 टेररिस्ट नहीं हैं, वहाँ पे तो एक शादी का माहौल इकट्ठा हुआ है, तो लोगों की शादी। और अब जब हम नैरेटिव चेंज करने जा रहे हैं जी, तो हमें ये सब कुछ दिखाना नहीं चाहिए? मैं तो समझता हूँ दिखाना चाहिए, क्योंकि ये वॉर और इस किस्म की सिचुएशन के मुनाफी है। मतलब ये उसका तोहफा है आपको। मतलब ये ट्रेजिडीज होती हैं और ये ट्रेजिडीज जो हैं आगे बढ़ के नफरतें पैदा करती हैं, आगे बढ़ के सिचुएशन एक्सप्लॉइट होती है, और पावर्स जो हैं शायद ये चीज़ें इसलिए क्रिएट कर रही हों कि ये नफरतें पैदा हों इन दो ममालिक के दरमियान। तो इसमें बहुत सारे मैं समझता हूँ एलिमेंट्स जो हैं वो कार फरमा हैं। अफ़गान वॉर कोई इजी चीज़ नहीं है। आई पर्सनली फील कि अफ़गान वॉर जो पहले लड़ी गई थी वो एक सिर्फ था कि अमेरिका डेस्परेटली वांटेड अ वियतनाम फॉर द रशियंस, एंड विच हैपेंड। आफ्टर दैट अफ़गान वॉर वाज cashed on to destabilize this entire area. For what reasons? I'm not a politician, but at least we can see कि ये जो चीज़ है ये पूरी सिचुएशन को ख़राब करने के लिए की गई है, ताकि यहाँ पे पीस आ ही ना सके। सर सामने आ गई है ना वो चीज़ें। अब वो जो सड़क बन रही, जो कॉरिडोर बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जी, ये अब जिन लोगों ने इनके बनाने में किरदार अदा किया और ये बन रहा है, अब उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो जाहिर है। मुझे ये अफगान वॉर से फर्क नजर नहीं आता। अपना अफगानिस्तान पिवटल रोल प्ले करता है इसमें। हमारे अपने मुल्क में जो कुछ हो रहा है, मैं तो ये समझता हूँ कि आई मीन दिस इज बिकॉज ऑफ CPAC, वॉट एवर। ये जो जितनी भी पॉलिटिकल डिबैकलिंग और ये सीन चल रहे हैं, इसका रीजन CPAC है। वो कैसे? मैं तो खैर से इस सवाल का जवाब नहीं, I don't know, because I am unaware of that. चलिए ठीक है। मतलब this is not my subject, so मतलब मैंने अभी आपके इस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसे बातें कर गया हूँ जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। I know that. हो सकता है I am wrong in that, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो उसके अंदर, क्योंकि आप मुझसे मेरे काम के बारे में ज्यादा नहीं, आपका बड़ापन है। आप मुझसे मेरे काम के बारे में भी पॉलिटिकल सवाल कर रहे हैं। कोई नहीं, we want sir, we want उस्मान साहब, we want उस्मान साहब के उस्मान पीरज़ादा के लोगों को पता चले। यस। अच्छा, भुट्टो साहब के दौर में वापस जाते हैं जी, और मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या बाज़ कसिनोज और बाज़ार हुस्न पर पाबंदी ने मुआशरे को मज़ीद तंग नज़री और हवस की तरफ धकेल कर फ्रस्ट्रेशन को बढ़ावा नहीं दिया? ऑफ कोर्स, बिल्कुल दिया। आप जब चीज़ों को रिप्रेस करेंगे, जब आप चीज़ों को दबाने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर से क्या चीज़ें निकलेंगी? जितनी वल्गैरिटी और जितना वायलेंस ज़ियाउल हक के टाइम पे निकला है सिनेमा से और थिएटर में, और क्या अगलीनेस। क्योंकि जब आप एक चीज़ को दबाएंगे, दफनाएंगे कि नहीं, तो वो चीज़ें फिर अजीबो गरीब अशकाल लेकर बाहर निकलेंगे, यू नो। सो
कहने को ये है कि जहाँ पे कसिनोज हैं या जहाँ पे नाइट क्लब्स हैं वो मुल्क तो तरक्की की इंतहा को पहुँचे हुए हैं, वहाँ पे तो वल्गैरिटी हमको सड़कों पे नज़र ही नहीं आती। वहाँ पे तो रात को औरत जो है 2:30 बजे अकेली चल रही होती है, उसको तो खड़े होकर कोई कहता नहीं कि आप बीबी मैं तेन ले जावा, यू नो। वहाँ पे तो और हालात हैं, क्योंकि वहाँ पे तो वो एक अलग एरिया है, हमने अपनी सोसाइटी को मजहब नहीं बनाया। आप क्या कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन नहीं होती मुल्क के अंदर? क्यों नहीं होती? रात को टेलीफोन करें, 18 लड़कियां आप मंगवा लें। किस माशरे में प्रोस्टिट्यूशन नहीं होती? बट व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको अपने माशरे को ट्रेन करना है। अपने माशरे को आप चीज़ें बंद करके ट्रेन नहीं कर सकते आप, क्योंकि ज़रिया अबलाग बात खुल गया। रात को आप बैठ के कंप्यूटर के ऊपर हर चीज़ देख सकते हो। किस चीज़ को सेंसर करोगे आप? आपको अपने आप को पुख्ता बनाने के लिए, अपनी कौम को पुख्ता बनाने के लिए आपको उसको एजुकेट करना है। सिर्फ एजुकेट करने का मकसद मैथमेटिक्स या हिस्ट्री या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, या डिग्रियों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यू नीड टू एजुकेट योर पीपल टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। हाँ सर, मैं इसमें सिर्फ मतलब आप छोटी सी बात देखने के, उड़ते जहाज के अंदर एक कैरेक्टर जो है वो बाथरूम के अंदर से निकल नहीं रहा। अच्छा, ये एक मुख्तसर सा सवाल है, लाहौर के बाज़ार हुस्न से फिल्म को फ़ायदा हुआ या नुकसान? ये इसका पस मंज़र ये है कि हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि अच्छे घरों की लड़कियाँ जो हैं वो फिल्म में नहीं आती, जी जी, ड्यू टू सम रीज़न, और ये रीज़न बहुत। देखिए, बाज़ार हुस्न जो है उसका एक अपना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी रहा है। एक दौर के अंदर बाज़ार हुस्न की ख़वातीन जो थीं वो बड़ी लिटरेरी ख़वातीन थीं, जिनको पोइट्री का, जिनको अदब का इल्म होता था। हमने ये भी सुना है कि बड़े घरों के बच्चों को वहाँ पे बाकायदा नवाबीन भेजते थे कि वो एटिकेट्स ऑफ लाइफ और एटिकेट्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर और ये सारी चीज़ें वहाँ से उन वही सिखाती थी उनको। तो वहाँ से चीज़ डिटेरियोरेट होते होते एक अजीब, मतलब हमारे दौर में उसकी हैसियत इंस्टीट्यूशन की नहीं रही थी। उसकी हैसियत क्या थी? वो एम्यूलेट करती थी फिल्मों के भयानक गानों के ऊपर, बच्चियाँ नाचती थी वहाँ पे, और ज़ाहिर है कि वहाँ पे उनको डांस ट्रेनिंग और ये चीज़ें बाकायदगी से मिलती थी। जबकि मुल्क के अंदर कोई भी ऐसी एकेडमी और कोई भी ऐसा अदारा नहीं था जहाँ पे एक्टिंग की तालीम दी जा सके, यू नो। तो उस एटमॉस्फेयर में, उस फ़िज़ा में बहुत सारी हमारी जो लीड स्टार्स थी वो इस इलाके से ही निकल कर आईं। और आप बजा फरमाते हैं कि जो अच्छे घर की खातून थी वो अपनी बेइज्जती समझती थी या ख़ानदान की बेइज्जती समझती थी इस काम में आने के लिए। जिस टाइम पे मेरी वाइफ आई या कुछ चंद और ख़वातीन ऐसी आईं जो अच्छे घरों से पढ़ी लिखी थीं, समीना इसलिए आ सकें क्योंकि मेरी सपोर्ट थी उनको। शी वॉज़ मैरिड, उनको किसी को जवाब देनी थी सिवाय मेरे। और बाकी इसका कितना अमल दखल रहा है इन एजुकेटिंग द सिनेमा, आई डोंट थिंक सो। बाय द एंड ऑफ द डे हम यही कह सकते हैं कि जस्ट प्रोवाइडेड some good talent to the film industry as far as the female actors were concerned. एक ज़िम्नी सवाल है उस्मान कि क्या हम अच्छे घर की ख़वातीन किनको समझते हैं? अच्छा घर किस चीज़ को समझते हैं? अच्छे घर से मुराद ये है कि एक बैकग्राउंड जो आपकी है, जिसमें आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हों, आपको तमीज़ हो, आपको अदब का लिहाज हो, आपको एक सोसाइटी में आपने किस तरह फंक्शन करना है आपको उसका इल्म हो। सो ये चीज़ें जाती हैं कि अच्छे घर की बात हम जब। थैंक यू वेरी मच उस्मान फॉर डिस्क्राइबिंग दिस। अच्छा घर क्या होता है, क्योंकि आज ये भी इम्पोर्टेंट है जी हमारे। लाहौर में जो फिल्म इंडस्ट्री तबाह हुई उसका जिम्मेदार किसे समझते हैं? कम इल्म फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, धड़ेबंदी, मौरूसी सियासत की तरह मौरूसी फनकार, यकसानियत, पढ़े लिखे फिल्म साजों और तकनीकी माहिरीन की कमी? तमाम चीज़ें जो आपने कही हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। एक तो वो कि आपकी टेक्निकली आप ज़ीरो होना शुरू हो गए। जब मैंने सिनेमा का हाल आपको पीछे से बताया था कि क्या हालात थे उस सिनेमा घर के जिधर मैंने आखिरी अपनी पिक्चर लगाई, उसके बाद जो कमअक़ल लोग इस काम में थे, फिर गुजरों ने अपने आबाओ अजदाद को ग्लोरीफाई करना शुरू किया, यू नो,
क्योंकि उनके पास पैसे थे, और उस ग्लोरिफिकेशन के अंदर भयानक किस्म के नाच और चीज़ें ये होना शुरू हुई। और फिर आई वुड से इवन पीपल लाइक संगीता एंड सम अदर पीपल जिनका बारे में कहा जाता है सेवियर्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, एक्चुअली वर द डिस्ट्रक्टिव पीपल ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज वो तवाइफ और गुंडे के रोल से बाहर ही नहीं निकल सके। कोई और इशू या कोई और चीज़ उनके पास कहानी नहीं रही। हालांकि दौर बदल चुका था जहाँ पे बहुत फ्रीडम आपको मिला। मैं समझता हूँ मुशर्रफ साहब के टाइम पे मीडिया को बेइंतहा फ्रीडम मिला कि वही जो उसने खोली थी चीज़ें वो इवेंचुअली हवा बन के उसको भी खाना शुरू हो गई मुशर्रफ साहब को। तो मीडिया को बहुत जो है ओपननेस मिली थी। उस ओपननेस में भी आप आके कोई कामयाब चीज़, कोई ऐसी उम्दा चीज़ जिससे आप मतलब कहें कि हाँ भाई यार अरे वाह ये चीज़ तो आज से पहले हम इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते थे, ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आई। वो आपको टेलीविज़न में गाहे बगाहे प्राइवेट चैनल्स के ऊपर आपको सीरियल्स के अंदर कुछ आपको उसकी चीज़ें नज़र आना शुरू हुई। मैं समझता हूँ कि ये अमल जो है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, ये जितनी आपने वजूहात बताई थी कि क्या ये, मैं समझता हूँ ये तमाम वजूहात जो हैं उसमें शामिल हाल थे। अगर आप, मेरा एक इंटरव्यू है आज से कोई 18-20 साल पहले का, तो मैंने उसमें कहा था कि इवेंचुअली दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू डाई, इज गोइंग टू बी डेड इंडस्ट्री, एंड देन फ्रॉम द एशेज ऑफ दिस इंडस्ट्री विल राइज अनदर इंडस्ट्री। तो अब वो जो एशेज से एक नई चीज़ जो निकल रही है वो निकलना शुरू हो गई है। अच्छा, यहीं एक ज़िमनी सवाल है, और बल्कि मैं चाहूँगा कि अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, ज़्यादा मुअस्सर तरीके से पहुँचेगी। आप नहीं समझते कि हमें भी पड़ोसी मुल्क इंडिया की तरह HEC को, हायर एजुकेशन कमीशन को और ISPR को भी इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए और ये स्कॉलरशिप्स ओपन करने चाहिए फिल्म मेकिंग में? और बहुत ज़रूरी आई बीन इन्वॉल्व्ड विद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का जो फिल्म इंस्टीट्यूट है, एक टाइम पे जब उसके बारे में सोचना शुरू किया था कि ये हो तो जो असातिज़ा कुछ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि फिल्म इंस्टीट्यूट शुरू होना चाहिए। और एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ लगती थी कि एक आर्ट कॉलेज के अंदर जहाँ पे डिज़ाइन है, जहाँ पे पेंटिंग है, जहाँ पे आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है, जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पे सिनेमा क्यों ना पढ़ाया जाए, और ये भी हो पाया मुशर्रफ साहब के ज़माने में, एंड ही एग्रीड विद द थिंग बिकॉज नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स बिलोंग टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट फंडेड दैट प्रोग्राम, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फिल्म फैकल्टी इन द फिल्म डिपार्टमेंट इन द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। उसको बनाने के वक्त और बनाने के बाद हमारा सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये था कि यहाँ पे पढ़ाएगा कौन, हु विल टीच, फैकल्टी क्या बनेगी। आई एम अ फिल्म मेकर, आई एम नॉट अ टीचर। टीच करने के लिए आपको एक सर्टन आपका माइंड सेट होना चाहिए, एक सर्टन उसके बारे में एटीट्यूड। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ पर्सन हु इज़ अ वर्किंग आर्टिस्ट। हाँ, मुझसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे सीखा भी है, लेकिन ऑन जॉब सीखा। जब मैं काम कर रहा होता हूँ, मेरे असिस्टेंट्स जो रहे हैं, जो लोग आज माशाल्लाह वो सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, दे हैव लर्नड द क्राफ्ट ऑफ दिस वर्क वर्किंग विथ मी, but I am not a teacher, So they, like me, there are so many other people who are not teachers here. They could be filmmakers. तो टीच कौन करेगा? अब टीच करने के लिए वो लोग मौजूद थे जो शायद कभी फीचर फिल्म नहीं बनाए, डॉक्यूमेंट्री बना लिया, बाहर पढ़ने चले गए, बाहर से एक कोर्स करके आ गए, वो लोग थे। बट वी वर लकी कि उस टाइम पे 2-1 ऐसे लोग हमें मिले, जिस तरह वो एक म्यूनिख फिल्म स्कूल के जो एक्स प्रिंसिपल थे, उनको हम जानते थे, उनको रिक्वेस्ट की, केम टू टीच, ही वाज टीचिंग स्क्रीन प्ले। तो इस तरह करके अब वो कॉलेज रेड़ रहा है, लेकिन क्या है कि वो अपनी पटरी पे आ गया, और हर साल तकरीबन 15-16 बच्चे जो हैं उसमें से ग्रेजुएट होकर निकलते चले आ रहे हैं। उसकी देखा देखी मुल्क के बेशतर दूसरे कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट हैं, उन्होंने पढ़ाने का किस्सा खोलना शुरू किया। लेकिन सवाल फिर वहाँ पे आ जाता है, हु इज़ द टीचर, वेयर इज़ द फैकल्टी? फैकल्टी पे वो पैसे नहीं खर्चते, स्टूडेंट से वो पूरे पैसे ले लेते हैं।
उस बेचारे को पढ़ाने वाला कोई है नहीं। वो सर असल में जो टीचर वहाँ पे ज़्यादातर हैं बड़े बड़े स्कूलों में, लाहौर का बड़ा प्राइवेट एक नाम है, वहाँ पे टीचर वो है जिसने डिप्लोमा किया हुआ है। हाँ, और वो एक डिपार्टमेंट का हेड बन गया वहाँ पे। जिंदगी में कभी फिल्म नहीं बनाई उसने, वो टीवी का कभी माहिर नहीं रहा, लेकिन उसको फिल्म एंड टीवी का हेड बना दिया उन्होंने। अच्छा, एक जनरल सा सवाल है जिसमें विजुअल आर्ट्स भी शामिल है हो जाता है और शायर अदीब भी आते हैं, तो सवाल ये है कि क्या ये कहना दुरुस्त नहीं कि हमारे शायर अदीब की तरह हमारे मुसव्वर फनकार भी मुआशरे में कोई बड़ी तहरीक पेश करने में नाकाम रहे? मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त चंद पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं, जिनको पेंटर्स हम कह लेंगे, उस वक्त बड़ा नाम कमाया उन्होंने इंटरनेशनली जाके, एक नए तरीके से पाकिस्तानी आर्ट को देखा जा रहा है दुनिया भर में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में, टोरंटो में, दीज आर एरियाज जो कि जहाँ पे आर्ट क्यूरेट होता है, जहाँ पे आर्ट बिकता है, बिकॉज आर्ट जो है उसकी मसल आपको इम्पोर्टेंट आर्ट जो है जब उसकी रकम बढ़ती है, पिकासो जो है बेचारा अपनी ज़िंदगी में तो अपनी पेंटिंग नहीं बेच सका, लेकिन अपनी ज़िंदगी के बाद उसकी पेंटिंग जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर बिकनी शुरू हुई, और इसीलिए कि जब आप इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट बनते हैं तो साथ ही आपकी रकम जो है उस आर्ट की बढ़ना शुरू होती है। तो पाकिस्तानी 3-4 आर्टिस्ट हैं, इस वक्त मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा है, एक लड़की है, शी इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल विद अ पेंटिंग इन हर वर्क, ये काम करती है वो उसमें। शाजिया सिकंदर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेंटर ऑफ पाकिस्तान, एंड इस तरह 2-4-5 और नाम हैं, बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं, इस वक्त अचानक मेरे जहन में नहीं आ रहे। हमारे दोस्त हैं who are doing extremely well internationally, and they're making a lot of money, and they're making a lot of impact with their work. तो शायरी में जैसे तहरीक होती है, वो ये था कि जैसे वेस्ट में रोमांटिसिज्म की तहरीक थी, देखो वो सारी वो एवोल्यूशन का सारा एक हिस्सा है वेस्ट का, वो हो चुका, आप उस एक्सपीरियंस को लेके बैठे हुए हैं आप। ओके, डेवलपमेंट यही होती है कि वो तो एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस अब हमारा आज का बच्चा जो है उसके पास मौजूद है, वो उस एक्सपीरियंस को 3 महीने के अंदर पढ़ के फारिग कर देता है, 3 वीक्स में पढ़ के फारिग कर देता है, 3 दिन में फारिग कर देता है पढ़ के उस एक्सपीरियंस को। अब एक नया एक्सपीरियंस है, इट इज़ अ ब्लास्ट, इट इज़ अ वर्ल्ड वेयर यू आर एवरीथिंग इज ऑन फिंगर टिप्स। आज मैं न्यूयॉर्क के अंदर एक बंदे के साथ बैठ के स्क्रीन के ऊपर गुफ्तगू करता हूँ, वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, and we are connected like this all over the world. वहाँ जो वेस्ट का जो आर्टिस्ट था या राइटर था, वो इंटेलेक्चुअली इतना साउंड था कि वो कौमों की तरबियत करने और जहन साजी का काम भी कर रहा था। पेंटिंग में भी ऐसे टाइम हैं जहाँ पे उन्होंने जहन साजी की बाकायदा और उनका शऊर को इम्प्रूव किया। हमारे यहाँ क्या आर्टिस्ट ने कोई ऐसा काम किया जिससे अवाम में कोई उस तरह का शऊर पैदा हुआ हो, तहरीक बेदारी पैदा हुई हो? ये तो काम हुए हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अफसोसनाक बात ये है कि हमारा जो लिटरेरी तबका है उसके अंदर पिछले मैं समझता हूँ 20-25-30 साल में कोई ख़ास ऐसा कोई चौंका देने वाला काम नहीं हुआ, हालांकि होना चाहिए था, क्योंकि जब आप इंसान को पुश करते हैं अगेंस्ट द वॉल, जिस तरह हम एज ए नेशन पुश्ड अगेंस्ट द वॉल रहे हैं, उसके बाद जो एक जो निकलना चाहिए था वो निकल कर नहीं आया सामने, वो रद्द-ए-अमल नहीं, वो रद्द-ए-अमल आपको सामने, क्योंकि वो रद्द-ए-अमल आता है लिटरेचर के डेवलपमेंट की शेप के अंदर, पोइट्री की शेप में, नावल की शेप में, शॉर्ट स्टोरी की शेप में। वो आपको क्या चीज़ें नज़र आती हैं? जब आपकी पार्टीशन हुई थी, उस पार्टीशन टाइम के ऊपर व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिस्ट्रीब्यूटेड, आप देखें तो सही लिटरेचर कितना क्रिएट हुआ उस टाइम पे, पोइट्री क्या क्रिएट हुई है, नावल्स क्या ज़बरदस्त आए हैं, उदास नस्लें देख लें आप, आग का दरिया देख लें आप मंटो की तमाम तसनीफ देख लें कि जो पेन आपको फील करते हैं उस मोमेंट के, वो जो मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, क्या आप पाकिस्तान कितनी पेन से गुजरा है, कितने टर्मोइल से गुजरा है पाकिस्तान, 2 जंगों में आप तबाह और बर्बाद हुए हैं, आप क्या पॉलिटिकली आपके साथ
बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, कभी आप इधर फेंके गए हैं, कभी आप इधर फेंके गए हैं। आपको अपनी शनाख्त जो है उस तक को कंफ्यूज रखा गया है कि आप हैं कौन, आपका कल्चर क्या है। कभी उसने कहा ये है, किसी ने कहा दुपट्टा ओढ़ लो, किसी ने कहा उतार दो। सो इस सारे रैगमारोन के अंदर आपको क्या सपोर्ट सिस्टम मिला है आवाम को फ्रॉम द आर्टिस्ट? नथिंग। सिवाय मीडिया के चेंज होने से नहीं फर्क पड़ा इस चीज को? देखिए किताब वाला मीडिया तो एक मीडियोक्रिटी की इंतहा है ना, मीडिया तो मीडियोक्रिटी की एक इंतहा है सुबह। मतलब उसका अपना एक एजेंडा है। वहाँ पे जो बैठा हुआ शख्स है वो अपने आप को एक स्कॉलर और अपने आप को एक ऐसा बंदा समझ रहा है कि वो अपनी आरा दे रहा है। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि वो रिपोर्ट नहीं कर रहा, वो बल्कि एक डिसीजन दे रहा है। और वो कह रहा है कि ये है इस तरह और ये डिसीजन दे रहा है। और बड़ा बड़ा भौंकने वाले मौजूद हैं इस वक्त वहाँ पे, और आपको एकदम फील होता है कि किस तरफ को हवा चल रही है, किसने ये गोली दी है, किसने ये गाइडलाइन दी है। मुझे तो नजर आता है, हालांकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन आई एम अ पर्सन फ्रॉम द मीडिया, सो आई अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। एंड यू सी स्ट्रेंज पीपल सेलिंग मजहब, यू सी स्ट्रेंज पीपल सेलिंग थिंग्स जिनका आज से चंद साल पहले कुछ पता ही नहीं था। यू नो आज वो उनके पास जहाज हैं और उनके पास 25-25, 30-30 करोड़ रुपए की सिचुएशन है और उनके पास 70-70 लाख रुपए की गाड़ियां हैं। यू नो तो हमें तो फिर हम तो देख रहे हैं कि ये क्या तमाशा हो रहा है, ये क्या रैकेट चल रहा है, क्योंकि उनकी वजह से चैनल पैसे बना रहा है। बिकॉज आपने उनको, अवाम को आपने अपने साथ घेर लिया हुआ है। अवाम जो है वो इस वक्त ड्रग्ड है, अवाम जो है इस वक्त अजीब व गरीब नर्सिए के अंदर है। क्योंकि जब एक कौम के पास ये वाला सैप नहीं है, जब तक आप उसको एक अच्छा लिटरेचर नहीं देंगे, आप उसकी कल्चरल हेरिटेज को तबाह कर देंगे, तो क्या पीछे रह जाएगा? एक विदाउट कल्चरल, हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पहले साल, मैं जब मैट्रिक के बाद गया तो मेरी पहली क्लास ही इकोनॉमिक्स की थी, शुएब हाशमी साहब की। तो क्या सबक पढ़ा कि अ नेशन विदाउट कल्चरल रूट्स कैन नॉट इवन राइज इकोनॉमिकली एज इकोनॉमिक पावर। Very true, very true. This is exactly what is happening to very Pakistan. True, very true. कि आपने हमको रोल दिया पकड़ के, हम अरबी नहीं है भाई। मैं तो अरबी नहीं हूँ भाई, मुझे आप अरबी बनाने के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? आई एम मुस्लिम फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। मेरे तो आबाओ अजदाद इस खिते गए हैं भाई। मेरी जुबान पंजाब की जुबान है, पंजाबी जुबान है, मेरी जुबान सराइकी जुबान है, मेरी जुबान पश्तो जुबान है, मेरी जुबान बलोची बरोई है, मेरी जुबान सिंधी है। Give me things in that. Why are you making me an Arab, for God's sake? I am not an Arab. आप रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ाने के हक में? और क्यों नहीं? मैं यहाँ तक में हूँ कि रीजनल जुबान जो हमारी प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन थी उसको आपने तबाह बर्बाद कर दिया। आपने सिंधी और पंजाबी को एक दूसरे को समझने ही नहीं दिया, आपने बलोची को अपने साथ मिक्स ही नहीं किया, आपने इनको, इन चीजों को काट के रख दिया। हमें आज तक पता ही नहीं चला कि फोकलोर जो है बलूचिस्तान की क्या लिखी जा रही है। आपको ये पता ही नहीं लगा कि सिंध की मिट्टी से जो चीजें निकल रही हैं, वो पोइट्री और जो सारा थॉट है, वो जो सूफिक थॉट है, वो क्या है। पंजाब के अंदर क्या क्या हेरिटेज पड़ी हुई है, क्या क्या कहानियां, क्या क्या बोलियां, क्या क्या आपके पास ट्रेजर्स हैं। आपने उन तमाम ट्रेजर्स को दफन कर दिया। वाई? टू ब्रिंग अ फॉरेन थॉट ऑन टू यू। एक ट्राइबल कल्चर को लाके हमारे ऊपर आपने सवार कर दिया। आपने एक ट्राइबल सिचुएशन को आपने रिलीजियसली हमको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। अच्छा, ये तो मुल्ला ने किया ना, अभी ये मुल्ला ने नहीं किया। या नहीं, ये गलत बात है। स्टेट ने किया। मुल्ले को हमें ब्लेम नहीं करना, स्टेट ने किया। मुल्ला तो बेचारा, मैं समझता हूँ उसको एजुकेट करना चाहिए। कंजर्वेटिव लोगों ने किया, स्टेट ने किया। स्टेट ने किया। अच्छा, अभी ये हुआ कि थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, आपको पता होगा, आपके इल्म में होगा। एक निजी स्कूल ने एक लेटर लिखा कि जी पंजाबी जो है वो स्कूल में नहीं बोली जाएगी। जी मैंने बिल्कुल जी, आपके इल्म में? हाँ जी, मेरे इल्म में है। आप उसको कैसे देखते हैं? मैं बहुत उसको स्ट्रिक्टली देखता हूँ और मैं इसके आप उसकी मजम्मत करते हैं? मैं बहुत ज्यादा मजम्मत करता हूँ। यहाँ पे हम जो पुतली तमाशा बच्चों को दिखाते हैं, जो स्कूल आते हैं, हम जनरली कई दफा ये करते हैं कि जो हमारा फोक पॉपुलर है हम वो भी दिखा देते हैं बच्चों को। एक दफा यहाँ पे एक अंग्रेजी स्कूल की दो उस्तानियाँ खड़ी होकर लड़ना शुरू हो गई कि आपने हमारे बच्चों को ये जुबान कौन सी सुना रहे। मैं गया, मैंने आके कहा कि बीबी आप पागल तो नहीं हो गए, ये इनके अबाव अजदाद की जुबान है जिसके अंदर ये खेल दिखाया जा रहा है। आप क्या इंग्लिस्तान की जुबान दिखाना चाहेंगी? ठीक है, अंग्रेजी, आई लव इंग्लिश, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, आई हैव स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर, बट पंजाबी इज माई लैंग्वेज।
Sindhi is also my language. All the languages which are spoken in my country are my languages. I need my child, I need my youth, I need my people to understand those languages and have an expression and understand the expression of those languages. Only then we will become a nation. Otherwise we are not a nation. यार सब पूरे यूरोप में जो है वो एक दूसरे की जबानें समझते हैं। 70 जबानें बोली जाती हैं यूरोप में, समझ रहे होते हैं। क्या वो जान के नहीं बोलते, फ्रेंच जान के अंग्रेजी नहीं बोलते, जर्मन जान के नहीं बोलते। आखिरी 2 सवाल हैं, इनको इकट्ठा ही में मिलते जुलते हैं, ज़िमनी सवाल हैं, तो फिर इसको आप इंडियन मुस्लिम तारीख की दरबारी मुसव्वरी और दरबारी मुसन्निफीन को कैसे देखते हैं? ये पहला सवाल है। क्या जी फिर से करें, ये तो कुछ आप इंडियन मुस्लिम तारीख की दरबारी मुसव्वरी और दरबारी मुसन्निफीन को कैसे देखते हैं? दरबारी मुसन्निफ वो समझ गया जी, समझ गया बिल्कुल। अच्छा देखिए तो एक और सवाल इसके साथ ही ले लीजिए। तमाम उम्र जना के पोर्ट्रेट बनाने वाले मुसव्वरों और मुगलिया दौर के दरबारी फनकारों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। थैंक यू वेरी मच। देखिए ये दरबारी कल्चर जो था, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। कहते हैं कि अगर किसी कौम को महकूम करना हो, उनसे उनकी ज़ुबान छीन लो। आप उनसे उनकी ज़ुबान जब छीन लेंगे, और ज़ुबान सिर्फ ज़ुबान वो नहीं है बोलने वाली ज़ुबान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, मैं उस पेंटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं उस पोइट्री की बात कर रहा हूँ जो आप उससे छीन रहे हैं। यू नो, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट इज़, वो उसका एक्सप्रेशन है, आप उसका एक्सप्रेशन उससे छीन रहे हैं। बिफोर द मुगल अराइव्ड इन दिस कंट्री, दिस सब कॉन्टिनेंट जिसके हम वासी हैं, यहाँ पे अपनी एक ज़ुबान थी जो बोली जाती थी, हिंदवी कह लें उसको या जो भी कह लें, यू नो। फिर आगे इन्वेडर्स आए, उन्होंने आके एक और ज़ुबान राइज की। उसके बाद मुग़ल आए, मुग़लों के आने के साथ पर्शियन आ गई, कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन बन गई, एलिटिस्ट लैंग्वेज पर्शियन बन गई। तमाम शोरा ने, तमाम लोगों ने पर्शियन ज़ुबान जो है उसको सीखना शुरू किया और अपनी जो यहाँ की ज़ुबान थी उसको बोल गए वो। एंड दे अडॉप्टेड अ न्यू लैंग्वेज व्हिच हैड अराइव्ड, बिकॉज दैट लैंग्वेज प्रॉमिस्ड देम नियरनेस टू द रॉयल्टी, और कि आपका रॉयल्टी में नाम होगा और आप वहाँ पे अपने रब शोल्डर्स कर सकेंगे उस पर्टिकुलर क्लास के साथ। उसके बाद आया जी गोरा अंग्रेज़, आपने पर्शियन उठा के वो हमारी खिड़की से बाहर हर बंदे ने अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर दी थी, यू नो। सो दैट द कोर्ट लैंग्वेज बिकेम द इंग्लिश लैंग्वेज। सो यू हैड टू एजुकेट योरसेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज टू बी प्रेजेंटेबल और एजुकेटेड और व्हाटएवर। आपने इस तरीके से अपनी जो हमारी जद्दी ज़ुबानें थी, जो हमारी नीयें थी, जो हमारी अपनी ज़ुबान है, हमने उसको निगलेक्ट करना शुरू किया। हमने अपने बच्चे को उस ज़ुबान में बात ही नहीं करने दी, ना हमने अपने बच्चे के साथ उस ज़ुबान में बात की। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हमारे बुज़ुर्ग, मेरे वालिद मुझसे पंजाबी में, लेकिन मेरी माँ धोबी से किसी और से, कुक से, वो पंजाबी में बात कर रही है, लेकिन उसी लम्हे मुड़ के मुझसे कोई बात करनी है तो उर्दू में करनी है। ये डिलेमा है हम सबका। हम उर्दू को समझते थे कि ये उर्दू जो है ये बड़ी एजुकेशन की जुबान है, एजुकेटेड अपने आप को पढ़ने के लिए। पंजाबी ने उर्दू की बहुत सर्विस की है। विद द टर्न ऑफ द सेंचुरी जितना लिटरेचर पंजाबी ने उर्दू में लिखा और अपनी जुबान में नहीं लिखा। हमने एक दफ़ा फैज़ साहब को घेर लिया था, हमने कहा फैज़ साहब माँ बोली में कुछ लिखा ही नहीं, मेरा मतलब है कि तो बेचारे पहले उसको अरे भाई ये बहस है, लंबी है, ये वो लंबी है। फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई बात ये है कि उर्दू एक नई ज़ुबान थी हमारे लिए, एक्सप्रेशन की ज़ुबान थी, लेकिन पंजाबी अपनी ज़ुबान में अब हम क्या लिखते हैं? जो लिख गए थे लोग उसके बाद हम क्या लिखते हैं? मुकाबला ही नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं। जो शाह हुसैन लिख गया या जो बुल्ले शाह लिख गया या जो ये शौरा है, बाबा फरीद जो आपको दे गया है, आपने आज का आपका बच्चा इन कलामों को जानता ही नहीं जानता। वो फैज़ साहब को भी नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। बिलीव यू मी, वो झूठ बोलता है। बुल्ले शाह को उन्होंने वो बना लिया है कि जी एक वो यानी कि फराज का बेटा, मैं फराज नलीफाई हो जाता मेरे सामने कि अपनी औलाद को वो ट्रेन नहीं कर सका, उसका बेटा तहरीक इंसाफ में शामिल है। मैं हैरान हो जाता हूँ इस बात पे। सॉरी, मैं आई एम एंटी देम, लेकिन
I don't agree with that. Yeah, but he has every mine. his own mind. He has every right to join any party. He has every right. I respect all the parties. Frankly speaking, last of the last. Fair, sir. I respect, frankly speaking, all political parties of my country who are trying their level best to make this a beautiful country. Because they are parties of my country, Pakistan. They are. चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे मुस्लिम लीग चौधरी परवेज इलाही साहब वालों की है, चाहे इमरान खान साहब की पार्टी है, मिली मुस्लिम लीग को भी पसंद करते हैं। मैं सबको पसंद करता हूं। दादा ना जो नहीं, जो भी है मेरा मतलब है जो भी इस मुल्क के वास्ते बेहतरी करने की कोशिश चाहे, आई सल्यूट दैट पर्सन एंड आई से प्लीज फॉर गॉड सेक लेट्स बिल्ड दिस कंट्री टुगेदर। हमें एजुकेट करना है अपने मुल्क को, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपके इस इंटरव्यू में एक बात हुई थी, ब्रिजेज और सड़कें ज़्यादा बन रही हैं और एजुकेशन जो है उसके लिए हम कोई काम नहीं कर रहे। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट एवरीबडी, नॉट थ्रू दिस इंटरव्यू, आई डोंट नो ये इंटरव्यू कितने लोग देखेंगे, मेरा ज़िंदगी का जो काम है वो सिर्फ ये है लोगों को ये कहना कि जनाब तालीम आप हासिल कर लें थोड़ी बहुत ही, और तालीम वो ना हासिल करें जो बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग हमें नज़र आते हैं लेकिन ज़हनी तौर पर वो मफलूज हो चुके हैं। वो मफलूज किसके हो चुके हैं? वो अपनी आइडियोलॉजी के मफलूज हो चुके हैं, वो मज़हब के मफलूज हो चुके हैं, इससे बाहर वो सोचते ही नहीं। हालांकि इस्लाम एक वाहिद मज़हब है जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ऊपर रखता है वो एजुकेशन है, बिकॉज विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द रिलीजन, पीरियड, दैट्स इट।